गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। डेली करंट अफेयर्स, शानदार प्रश्न। और आप लोग इस करंट अफेयर्स को अच्छे से लीजिए। और जो भी एग्जाम आने वाले हैं, एसएससी का कोई भी एग्जाम, अभी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्जाम चलो, खूब करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। और मैक्सिमम करंट अफेयर्स, लगभग सभी करंट अफेयर्स इसी जो हमने करंट अफेयर्स पिछले हर महीने लगातार डेली पढ़ा रखे हैं उसी से आ रहे हैं। आप एक बार उस पेपर में प्रश्नों को देखिए और हमारे अगर वीडियो पर देख रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता कौन बनेंगे? अंतरिक्ष में शूटिंग, अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने वाले पहले अभिनेता कौन बनेंगे, है ना? तो अगर ऐसा हुआ कि अंतरिक्ष में शूटिंग हो और वो भी आईएसएस पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो अमेरिका, रसिया और इन देशों ने मिलकर बनाया है, तो ये ऐसे पहले अभिनेता जो होंगे वो हो जाएंगे टॉम क्रूज। टॉम क्रूज ये जो है स्टंट करने के मामले में बहुत माहिर है। इनकी फिल्म है एमआई, है ना, इसे जाने जाते हैं, कई सीरीज है। एमआई, एमआई मतलब होता है मिशन इम्पॉसिबल। मिशन इम्पॉसिबल में इन्होंने काम किया है। इसके कई सीरीज हैं, लगभग 7-8 सीरीज हैं, वही टॉम क्रूज हैं। और ये आईएसएस मतलब होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर शूटिंग करने वाले पहले अभिनेता होंगे, है ना? तो अभी जो है शूटिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन हाँ अगर ऐसा होता है, फिल्म बनती है, तो ये पहले व्यक्ति होंगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर शूटिंग करेंगे। तो इस तरीके से अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाले पहले अभिनेता बन जाएंगे टॉम क्रूज। टॉम क्रूज इज द राइट आंसर, दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। टॉम क्रूज। कोरोना महामारी से पहले ही द बर्न आइडेंटिटी, हॉलीवुड स्टार द बर्न आइडेंटिटी डायरेक्टर डग लीमन, ये डग लीमन के साथ एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर डग लीमन के साथ काम करेंगे। और ये जो फिल्म बना रहे हैं, है ना, अभी तो ये आई नहीं है और अभी इसकी शूटिंग भी शुरू नहीं हुई है, तो इसके साथ ही काम करेंगे, अंतरिक्ष में इसकी शूटिंग होगी। यूनिवर्सल स्टूडियो, और ये फिल्म जो शूटिंग होगी यूनिवर्सल स्टूडियो, उन्हीं यूनिवर्सल स्टूडियो में होगी। तो सारी शूटिंग जो धरती पर होगी, लेकिन कुछ शूटिंग जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर होगी। और एक ऐसे मिथ टाइप का फिल्म है जो दुनिया खत्म होने वाली है, और ये समझते हैं कि मैं ही अकेला आदमी हूं जो दुनिया को बचा सकता हूं। तो इस तरीके के फिल्म की एक स्टोरी बनाई गई है जिसमें ये स्टंट करेंगे। टॉम क्रूज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मोदी शैक्षिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। कौन सा? मोदी शैक्षिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अहमदाबाद में। इसका उत्तर क्या होगा? अहमदाबाद इज द राइट आंसर। इसका उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। मोदी शैक्षिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के पास एक शैक्षिक परिसर का उद्घाटन किया, वे समाज शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। यहां पर इस परिसर में जरूरतमंद छात्रों को समग्र शिक्षा के लिए सुविधाएं, इस परिसर में जरूरतमंद छात्रों को समग्र शिक्षण सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। मुहैया कराई जाएंगी, ये ध्यान रखना। इस परिसर में जरूरतमंद जो छात्र हैं उनके लिए समग्र शिक्षा सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। याद रखना आप लोगों को, उनके पूरे विकास के लिए।
है ना। तो यही है मोदी शैक्षिक संकुल, जरूरतमंद छात्रों के लिए शिक्षण सुविधाएं उनके समग्र विकास के लिए उपलब्ध करवाना। यह होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं, भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध है अहमदाबाद, और अहमदाबाद है कहां? गुजरात में। अहमदाबाद है गुजरात में। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, और गुजरात भारत के सबसे डेवलप राज्यों में से एक है, सबसे पश्चिमी राज्य है। गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है, सबसे पश्चिमी बिंदु भी गुजरात में है। तो याद रखिएगा अहमदाबाद इज द राइट आंसर। अहमदाबाद जिले में ही गांधी जी ने साबरमती नदी के किनारे, अहमदाबाद जिले में, ना कि अहमदाबाद नगर से बाहर में ही गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम, जिसे साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है, और दांडी मार्च इन्होंने सत्याग्रह आश्रम साबरमती आश्रम से ही शुरू किया था, जो समुद्र किनारे दांडी तक चला था, है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस देश की 6 दिनों की यात्रा पर गई हैं? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। 6 दिनों की यात्रा पर गई हैं हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, देश की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं, पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री, और ये गई हैं अमेरिका के अर्थात यूएसए के 6 दिनों की दौरे पर गई हैं। क्या काम करने के लिए? तो आईएमएफ और विश्व बैंक की जो सालाना बैठक होती है उसी में भाग लेने के लिए। तो निर्मला सीतारमण देश की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री, पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री हैं, है ना। यह 11 से 16 अक्टूबर तक आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की सालाना बैठक में भाग लेंगी। इसी के लिए गई हैं, सालाना बैठक में भाग लेंगी। अमेरिका में इसकी बैठक हो रही है। कहां बैठक हो रही है इसकी? तो इनकी बैठक जो हो रही है, बैठक वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में बैठक हो रही है आईएमएफ और विश्व बैंक की। तो ध्यान रखिएगा उसी में भाग लेने के लिए गई हैं। दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। निर्मला सीतारमण 6 दिनों की यात्रा पर बहुत सारे राजनेताओं से मिलेंगी। आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना एक ही दिन हुई, मुख्यालय भी एक ही जगह है और सदस्य संख्या भी एक ही जगह है। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना सेम हुआ था 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। इसका हेड ऑफिस वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी, और सदस्य हैं इसके 189 सदस्य देश हैं। 190 होने वाले हैं, है ना। 189 सदस्य देश इसके हैं और इनके प्रमुख अलग अलग हैं। वर्ल्ड बैंक के जो, विश्व बैंक के जो प्रमुख हैं वो है डेविड मालपस। तो इनके जो प्रमुख हैं वो हैं डेविड मालपस, अमेरिका के। डेविड मालपस यूएसए के हैं। लेकिन आईएमएफ के जो प्रमुख हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, इनकी प्रमुख जो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, है ना, ये बात याद रख लीजिएगा, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो आईएमएफ की प्रमुख अलग हैं और डेविड मालपस विश्व बैंक के प्रमुख हैं। तो दोनों के जो विश्व बैंक का प्रमुख बनता है, जो विश्व बैंक का सदस्य बनता है, वो आईएमएफ का ऑटोमेटिक बन जाता है। तो दोनों का ऑर्गेनाइजेशन है ना। तभी निर्मला सीतारमण यूएसए में गई हैं इनमें भाग लेने के लिए। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में तो पंकज मित्तल, किसको नियुक्त किया गया है?
पंकज मित्तल, पंकज मित्तल को नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, है ना। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को, ये जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश थे, अब इनको राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा कर्नाटक के भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पीबी बराले, कर्नाटक उच्च न्यायालय, साथ ही साथ जो नियुक्ति हुई है कर्नाटक, पीबी बराले, ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, है ना, कर्नाटक उच्च न्यायालय के भी मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और साथ ही साथ एमए मागरे को जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं एम मागरे, एम मागरे, है ना, इनको नियुक्त किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के जो पंकज मित्तल थे उनको राजस्थान के लिए किया गया, नियुक्त कर दिया गया। मुंबई के जो मुख्य न्यायाधीश थे मुंबई उच्च न्यायालय के या बंबई उच्च न्यायालय के, पीबी बराले, जो कि कर्नाटक के बनाए गए हैं, है ना, और एम मागरे को जो कि जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुआ है। इन तीनों को याद रखेगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, है ना। ध्यान रखिएगा, कौन नियुक्त करता है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है ना। लेकिन इनको शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उस राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं, उस राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। यह भी याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह बात याद रखना है आप लोगों को, है ना। तो चलिए, और भारत में जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट भाग 6 में है। हाई कोर्ट के बारे में देखें तो हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट कौन से में है? भाग 6, और अनुच्छेद जो है 214 से 232 तक में हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। किस राज्य की सरकार ने हिमकैड नाम की एक नई योजना शुरू की है? यह एक सिंचाई की योजना है। हिमकैड नाम की एक नई योजना शुरू की है, याद रखेंगे आप लोग, बेहद महत्वपूर्ण है। तो यह शुरू किया है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की जो है एक नई हिमकैड योजना शुरू की है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिमकैड नाम की एक योजना शुरू की है। हिमकैड योजना क्यों शुरू किया गया है? तो हिमकैड योजना जो है किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए। किस लिए हिमकैड किस लिए है? किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए।
करने के लिए हिमकैड योजना शुरू किया गया है, शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा। याद रखेंगे, हिमकैड योजना सिंचाई के लिए योजना है, सिंचाई के लिए योजना है ये हिमकैड, है ना, और हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं। याद रखेंगे, जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं। हिमाचल प्रदेश का लगभग 80% कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है, तो इसी के लिए हिमकैड एक सिंचाई योजना है। याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? राजधानी, और राजधानियों में ग्रीष्मकालीन शिमला है राजधानियों में, और शीतकालीन धर्मशाला, शीतकालीन धर्मशाला है। हाल ही में 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहां शुरू किया गया है? 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहां शुरू किया गया है? मसूरी इज द राइट आंसर। 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम किस प्रकार की क्षमता निर्माण कार्यक्रम है ना? तो एक तरीके से देखेंगे, ये बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए है। बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए ये एक प्रकार का कार्यक्रम है, बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए। बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए फील्ड प्रशासन में 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन हो गया है। बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए, बांग्लादेश के सिविल सेवकों बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए 53वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन मसूरी, मसूरी कहां है? मसूरी उत्तराखंड खंड में किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, ये बांग्लादेश के, है ना, सिविल सेवकों के लिए यह हुआ है, इसका उद्घाटन हुआ है। इसका उद्घाटन राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में किया गया। उद्घाटन कहां किया गया है? उद्घाटन राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में किया गया है। तो 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम मसूरी उत्तराखंड में किया गया है। कौन सा राज्य 4 जिलों में बागवानी स्टेट स्थापित करेगा? 4 जिलों में, 4 जिलों में बागवानी स्टेट स्थापित करेगा, तो हो जाएगा पंजाब। पंजाब अपने 4 जिलों में बागवानी स्टेट स्थापित करने जा रहा है। चार जिलों में बागवानी स्टेट स्थापित करने जा रहा है। और 4 जिलों कौन से हैं? फिरोजपुर, गुरदासपुर, फरीदकोट और लुधियाना। 4 जिले कौन से हैं? फिरोजपुर, गुरदासपुर, है ना, लुधियाना और फरीदकोट। फरीदकोट, ये जो 4 जिले हैं, इन 4 जिलों में जो है, इसी को बोला जा रहा है, 4 जिलों में फिरोजपुर, गुरदासपुर, फरीदकोट और लुधियाना में बागवानी बागान स्थापित करेगी। सभी सुविधाएं यहां पर दिया जाएगा और इसमें उच्च गुणवत्ता और मशीनों से लैस किया जाएगा। तो पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह ने, है ना, इसके लिए स्थापित किया जाए। जो पंजाब सरकार के जो है बागवानी मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह शरारी ने इसका उद्घाटन किया है। ये 4 जगह पर स्थापित किया जाएगा, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले फलों के उत्पादन और फल उत्पादन की लागत में कटौती में मदद मिलेगी। तो इसलिए शुरू किया गया है। दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट,
है। और इसको पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ राजधानी है। और सीएम कौन है? भगवंत मान। सीएम जो है भगवंत मान है, याद रखिएगा। और इसके राज्यपाल कौन है? आप लोग बताइए, आप लोग बताइए राज्यपाल कौन है पंजाब के? किस राज्य सरकार के द्वारा फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया गया है? फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम, सभी के लिए फुटबॉल कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो उसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम की शुरुआत उड़ीसा के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। सभी के लिए फुटबॉल, इसको कह सकते हैं सभी के लिए फुटबॉल, सभी के लिए फुटबॉल कार्यक्रम, दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सभी के लिए फुटबॉल कार्यक्रम ये उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। स्कूली बच्चों के लिए, खास करके किसके लिए किया गया है? स्कूली बच्चों के लिए, है ना। फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम जो है सभी के लिए फुटबॉल, इसका होगा स्कूली बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए शुरू किया गया है। फुटबॉल को एक लोकप्रिय गेम के रूप में, भारत में फुटबॉल का वैसे स्तर गिरता जा रहा है, शुरू किया गया है। फुटबॉल को एक लोकप्रिय खेल का रूप में उभारने के लिए भी यह कार्यक्रम किया जा रहा है और एक वैश्विक पहचान देने के लिए कि भारत में भी फुटबॉल चलती है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने फुटबॉल का लोकप्रिय खेल दुनिया भर के लोगों को एकजुट करता है, इसके लिए उन्होंने लक्ष्य स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम का लक्ष्य है। यही क्या है? लक्ष्य, स्कूली बच्चों में फुटबॉल को बढ़ावा देना, यही इसका लक्ष्य है। इसमें 2000 स्कूलों के 43,000 फुटबॉल वितरित किया जाएगा। इसके तहत ये फीफा भी इसमें सहायता कर रही है, फीफा भी सहयोग कर रही है, फीफा भी सहयोग कर रही है। इसमें क्या होगा? 2000 स्कूलों में 43,000 फुटबॉल वितरित किए जाएंगे, किए जाएंगे। ये बात याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। है ना, महत्वपूर्ण है। उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी कहां है? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, याद रखेंगे। और कोणार्क का सूर्य मंदिर भी उड़ीसा में ही है। और साथ ही साथ ये भी देखिएगा, पुरी, जगन्नाथपुरी का मंदिर भी उड़ीसा में ही है। कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? अभी मैंने बताया था, कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो नियुक्त किया गया है पीबी बराले। पीबी बराले जो मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, अब इनको कर्नाटक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और एम ए मागरे को जम्मू कश्मीर का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो एएम मागरे को जम्मू कश्मीर का किया गया है और पीबी बराले को कर्नाटक उच्च न्यायालय का और पंकज मित्तल को राजस्थान का, राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो तीनों की जो नियुक्ति हुई है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त, ये तीनों का नाम याद रखिएगा। पीबी बराले कर्नाटक, एएम मागरे जम्मू कश्मीर, पंकज मित्तल राजस्थान की नियुक्ति हुई है। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं इनकी और इनका जो कार्यकाल होता है ये 62 वर्ष की उम्र तक कार्य करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक काम करते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक कार्य करते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा, प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है ए। हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किसने किया है?
वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है। उत्तर हो जाएगा सी, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है। यह कहां किया गया? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के कोल्डम बरमाना में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के कोल्डम बरमाना में उद्घाटन हुआ है। याद रखिएगा, कोल्डम बरमाना में उद्घाटन हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस केंद्र में रोइंग, कैनोइंग और कयाकिंग जैसे वाटर स्पोर्ट में प्रशिक्षण दिया जाएगा। रोइंग, कैनोइंग, इसमें रोइंग, कैनोइंग है ना, रोइंग, कैनोइंग और साथ ही साथ कयाकिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। याद रखेंगे आप लोग, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इसीलिए वाटर स्पोर्ट्स सेंटर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के कोल्डम बरमाना में इसका उद्घाटन हुआ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है। तो ये बात आप याद रखिएगा। और इसमें प्रशिक्षण इसमें दिया जाएगा खेल को बढ़ावा देने के लिए। 40 खिलाड़ियों का चयन किया गया है जो इसमें भाग लेंगे। और इस खेल के लिए 40 खिलाड़ियों को चुना गया है जो इसके प्रशिक्षण में भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी ग्रीष्मकालीन शिमला, शीतकालीन धर्मशाला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, यह बात याद रखिएगा। चलिए, और ये हैं खेल मंत्री हैं भारत के खेल मंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। निम्नलिखित में किसने दुनिया के पहले सिंगल चार्जर नियम को मंजूरी दी है? दुनिया के पहले सिंगल चार्जर नियम को मंजूरी दी है, यह किसने दिया है? तो बेहद महत्वपूर्ण है। दैट इज ए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इसका उत्तर हो जाएगा यूरोपीय संसद। यूरोपीय संसद इसका उत्तर हो जाएगा। इसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन की संसद, यूरोपीय संघ की संसद, ऐसे भी लिख सकते हैं, यूरोपीय संघ की संसद। अब यह दुनिया का पहले सिंगल चार्जर नियम का क्या है कि जो भी मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर जो भी होंगे उसके लिए सिर्फ एक ही प्रकार के चार्जर का इस्तेमाल होगा। अलग अलग चार्जिंग नहीं लिया जाएगा, अलग अलग चार्जर नहीं होगा। नए कानून के अनुसार स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरों में 2024 के अंत से एक ही मानक चार्जर होगा। नए कानून के अनुसार मोबाइल, टैबलेट, स्मार्टफोन इत्यादि के लिए एक ही मानक चार्जर होगा। एक ही मानक चार्जर होगा, एक ही प्रकार का चार्जर होगा। जैसे हमारे वहां वो जो है बी पिन, सी पिन, ये चलता है, ऐसा नहीं चलेगा। एक ही मानक चार्जर होगा, एक ही स्टैंडर्ड चार्जर होगा। तो नए कानून के अनुसार ये हो गया, और ये यूरोपीय यूनियन की संसद ने किया है, याद रखिएगा। दैट इज बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार कानून है ना, बहुत ही शानदार कानून है। 2024 यह कब से कब तक होगा? 2024 के अंत से होगा। 2024 के अंत से क्या हो जाएगा? यह कानून लागू हो जाएगा।
यह अभी नहीं होगा, 2024 के लास्ट से यह कानून लागू हो जाएगा। अब थोड़ा हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन, ईयू, यूरोपियन संघ। यूरोपियन संघ की स्थापना कब हुई थी? यह कई बार स्टैटिक जीके से संबंधित प्रश्नों से पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 मास्ट्रिच, नीदरलैंड। 1 नवंबर 1993 को मास्ट्रिच नीदरलैंड, मास्ट्रिच नीदरलैंड में। मुख्यालय है ना, मुख्यालय नीदरलैंड में ही है ना, मुख्यालय इसका नीदरलैंड में ही है। और इसके संस्थापक हैं जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, है ना। तो याद रखेंगे यूरोपीय संघ। फीफा ने किसके साथ साझेदारी कर देश भर के स्कूलों के लिए फुटबॉल परियोजना शुरू की है? क्या शुरू किया है? फुटबॉल परियोजना शुरू किया है। फीफा ने किसके साथ साझेदारी करके? तो AIFF के साथ साझेदारी करके, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AIFF के साथ और केंद्र सरकार के समर्थन से, है ना। फीफा, FIFA, फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के सहयोग, उससे जो है उसके सहयोग से, उससे साझेदारी करके और केंद्र सरकार के सहयोग से या स्कूलों में, देश भर के स्कूलों में एक फुटबॉल परियोजना शुरू की है भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए। ऐसा भारत में पहली बार हो रहा है कि फीफा जैसी बड़ी संस्था फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए भारत में इस तरीके के प्रोग्राम और कार्यक्रम चला रही है ना। तो याद रखिएगा, भारत में फुटबॉल के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब देखें, अगर हम बात करें इसके लिए कि साझेदारी किया जाए फुटबॉल के लिए, फीफा ने AIFF के साथ साझेदारी में केंद्र सरकार के समर्थन से देश भर में स्कूलों के लिए फुटबॉल परियोजना शुरू की, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में खेल के लिए एक व्यापक आधार बनना। फीफा महासचिव फातिमा समौरा, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, युवा मामले और खेल मंत्री निशित समानंद, कल्याण चौबे उद्घाटित रहे। अब देखिए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना 23 जून 1937, इसके देख रहे हैं स्थापना 23 जून 1937 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली। और इसके हेड कौन है? कल्याण चौबे, कल्याण चौबे। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, है ना, इनके बारे में याद रखना है। फीफा की स्थापना कब हुई? फीफा की स्थापना 21 मई 1904, FIFA, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना जो हुई थी इसकी 21 मई 1904। हेड ऑफिस जो है ज्यूरिख, हेड ऑफिस जो है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और इसके हेड कौन है? इन्फेंटिनो, है ना, गियानी इन्फेंटिनो, इन्फेंटिनो गियानी या गियानी इन्फेंटिनो, ये इसके अध्यक्ष हैं। तो ये दोनों का बातें ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। गियानी इन्फेंटिनो, ज्यूरिख में मुख्यालय, 21 मई 1904 में इसकी स्थापना हुई थी फीफा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां किया है? 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां किया है? तो बिहार के सारण जिले में किया गया है। उत्तर हो जाएगा बी, बिहार के सारण जिले में इसका उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। बिहार के सारण जिले में, दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 14 फीट
है ना, कितनी ऊंचाई है? 14 फीट ऊंचाई है। जयप्रकाश नारायण, इनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ये समाजवादी नेता रहे हैं। सारण जिले के सीता बदियारा में, कहां किया गया है? सारण जिले के सीता बदियारा में 14 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। तो ये भी याद रहिए, जगह का नाम है जहां पे हुआ है ना। और किसने इसका उद्घाटन किया? अमित शाह ने किया है। जयप्रकाश नारायण की उनके पैतृक गांव में, है ना, जयप्रकाश नारायण का यही पैतृक गांव है सीता बदियारा। जयप्रकाश नारायण का जन्म यही हुआ था, याद रखेंगे। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को, है ना, सीता बदियारा में हुआ था, जो उसमें बलिया में पड़ता था, अब सारण में पड़ता है। 1999 में इनकी मृत्यु हुई थी। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जयप्रकाश नारायण को। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है चर्चा में आए थे और इन्होंने भूमिगत बहुत सारे कार्यक्रम किए थे, भूमिगत गतिविधियां किया था। सीतामढ़ी में, सीतामढ़ी जो बिहार में है, सीतामढ़ी बिहार में सीता माता की 251 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाया गया है। ऊंची प्रतिमा बना है, तो वहां पर यह ध्यान रखिएगा, सीतामढ़ी में, है ना। बीपीएससी के एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका। अभी लौह पुरुष, अभी हाल ही में जो है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया था। लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया था, अमित शाह ने किया, गंगटोक में पटेल की प्रतिमा, है ना। पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया, कहां पर? गंगटोक। अमित शाह ने किया, गंगटोक में अमित शाह ने किया। इसके अलावा विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के नाथ द्वार, जो उदयपुर जिले में पड़ता है, वहां भी किया गया। ये प्रतिमाओं से संबंधित प्रश्न आप जरूर ध्यान रखिएगा। हाल ही में पुणे स्थित सेवा विकास सहकारी बैंक का लाइसेंस किसने रद्द कर दिया? तो पुणे में एक सहकारी बैंक था जिसका नाम था सेवा विकास सहकारी बैंक। इसका लाइसेंस क्या हो गया? रद्द कर दिया। किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। बी इसका सही उत्तर होगा। आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया, है ना। आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। क्यों किया गया है? तो बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है। बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल होने के चलते 10 अक्टूबर से सेवा अपना कामकाज बंद कर रहा है। 10 अक्टूबर से बंद कर दिया। बैंक के पास कमाई की संभावना नहीं है, पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है। पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है, इसलिए इसका बैंक रद्द कर दिया 10 अक्टूबर से। 10 अक्टूबर से ये क्या हो जाएगा? 10 अक्टूबर से या अपना कामकाज बंद कर देगा। आरबीआई ने इसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया। आरबीआई की स्थापना 1935 में 1 अप्रैल को हुई थी। उसने कामकाज शुरू किया था और 1949 में केंद्रीय बैंक बना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक और केंद्र सरकार का बैंक है। भारत के 50वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? भारत के 50वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो 50वें चीफ जस्टिस बनेंगे डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम क्या है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय जसवंत चंद्रचूड़, इनको बोलते हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। ये भारत के 50वें चीफ जस्टिस बनेंगे। 8 नवंबर को यूयू, वर्तमान में जो है यूयू ललित हैं,
तो वर्तमान में यूयू ललित का कार्यकाल 8 नवंबर के समाप्त हो जाएगा अगले महीने, और 8 नवंबर के बाद ये होंगे, और ये इनका कार्यकाल 2 साल का होगा, 2 साल का कार्यकाल होगा, है ना। इनका कार्यकाल 2 साल का होगा, मतलब 2 सालों तक डी वाई चंद्रचूड़ क्या रहेंगे, चीफ जस्टिस बने रहेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। तो 49वें चीफ जस्टिस यूयू ललित ने विधि आयोग को क्या कर दिया है, अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए डी वाई चंद्रचूड़ का नाम की क्या कर दिया है, एक जो है भेज दिया है, उनको नामों की जो है सिफारिश कर दी है। कब होता क्या है कि जो चीफ जस्टिस भारत के नियुक्त होने वाले होते हैं, तो पिछले वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो अगले मुख्य न्यायाधीश के नामों की सिफारिश विधि आयोग से करते हैं, और विधि आयोग जो है राष्ट्रपति को भेजता है, फिर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, दैट इज ए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये पहला ऐसा हो रहा है इतिहास में कि इनके पिता भी क्या रह चुके हैं, मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इनके पिता का क्या नाम है, जसवंत विष्णु चंद्रचूड़। इनके पिता जो हैं, इनके पिता डी वाई चंद्रचूड़ के पिता जो हैं, उनका नाम है वाई वी चंद्रचूड़, वाई वी चंद्रचूड़। पूरा नाम क्या है, यशवंत। इनके पिता का नाम है यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, है ना, चंद्रचूड़। और ये चीफ जस्टिस कब रहे थे, ये चीफ जस्टिस रहे थे 1978 से 1985 तक, सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे थे, सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, लगभग 7 साल से ज्यादा समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये 9 नवंबर को अपना पद ग्रहण करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनके पिता 16वें चीफ जस्टिस रहे थे, 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक रहे थे, है ना। आप ये कर सकते हैं कि इनका जो पिताजी का इनका कार्यकाल था वो था 22 फरवरी 1978 से 22 फरवरी 1978 से लेकर, और ये थे 11 जुलाई 1985 तक, 1985, है ना, 11 जुलाई तक रहे थे। तो इस तरीके से देख लीजिए, लगभग इनका कार्यकाल 7 वर्ष 4 महीने के लगभग था, सबसे लंबे समय तक। अब ये जो भारत के इनके पिताजी भारत के 16वें चीफ जस्टिस थे, है ना, ये 16वें चीफ जस्टिस थे, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये पूरी बातें याद रखिएगा, दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। पहली बार हो रहा है, पिता के बाद बेटा भी चीफ जस्टिस बन रहा है। चलिए कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ, जो कि बेहद महत्वपूर्ण होगा। सारी जानकारियां आप लिखेंगे, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।